डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पहलगाम हमले के दोषियों के खिलाफ भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ध्वस्त किए गए आतंकियों के 9 ठिकाने। ये आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। पाकिस्तान की ओर से नियंत्रण रेखा पर की गई गोलीबारी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना को दी गई बधाई। फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। फ्रेडरिक मर्ज बने जर्मनी के नए चांसलर। दूसरे दौर की वोटिंग में जीता विश्वास मत। Wir danken für Ihr Interesse, Herr Bundeskanzler, mit leichter Verspätung. होंगी खेल की खबरें और विशेष रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं आराधना। प्रवीण सूद बने रहेंगे सीबीआई चीफ। 1 साल के लिए कार्यकाल का हुआ विस्तार। नियुक्ति को लेकर पीएम, विपक्ष के नेता और सीजेआई की कमेटी में सहमति नहीं बनने के बाद फैसला। वाटर पॉलिटिक्स पर पंजाब की आप सरकार को हाईकोर्ट से फटकार। कहा, भाखड़ा नांगल बांध के काम में दखल मत दो, हरियाणा को पानी दो, दुश्मन देश की तरह मत करो काम। जल्द चांद पर पड़ेंगे भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के कदम। मंगल शुक्र भी रडार पर होंगे। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन में पीएम मोदी ने दिया संदेश। शेयर बाजार में तेजी। 105 अंकों की बढ़त के साथ 80,746 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 34 अंकों की बढ़त के साथ 24,414 पर बंद हुआ निफ्टी। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। पहलगाम हमले के 2 हफ्ते बाद हमले के दोषियों के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से जबरदस्त हवाई हमला किया। मंगलवार की देर रात 1 बजे से 1:30 बजे के बीच पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर सेना ने मिसाइलों से हमला कर उन्हें तहस नहस कर दिया। हमले के बाद नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की खबरें हैं, जिसका भारतीय सेना जवाब दे रही है। पूरी जानकारी के साथ हैं अंशिता। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की लगातार हो रही मांग के बीच आज सुबह लोग जब सोकर उठे तो पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के 9 ठिकानों को भारतीय सेना ध्वस्त कर चुकी थी। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार तड़के अपने बयान में बताया कि सेना ने इन दोनों जगहों पर कुल 9 ठिकानों को अपना निशाना बनाया, जिनके बारे में पुख्ता जानकारी थी कि यहां से आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप चलाए जाते हैं। बाद में भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने घटना के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि ये वो ठिकाने थे जहां से भारत पर आतंकी हमलों की योजना बनाई गई और उन्हें अंजाम दिया गया। हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं, अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। ये आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। विक्रम मिस्त्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ऑपरेशन की जानकारी देने के लिए भारतीय सेना की 2 महिला अधिकारी भी मौजूद रहीं और इन दोनों अधिकारियों ने भी उतनी ही सुर्खियां बटोरी जितनी की इस ऑपरेशन सिंदूर ने। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेजेंटेशन के जरिए सेना के इस ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किया। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया।
घटना के बाद सेना के लिए बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई और प्रतिक्रियाओं को देखकर ऐसा लगा जैसे हर व्यक्ति आतंक के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई का इंतजार कर रहा था। पहलगाम में 22 अप्रैल को जहां आतंकवादी हमला हुआ था, वहां लोगों ने जमकर खुशी मनाई। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की ओर से हताहतों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन पाकिस्तान ने दावा किया है कि इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई है, जबकि 50 लोग घायल हैं। वहीं आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने कहा है कि इस हमले में संगठन के मुखिया मसूद अजहर के परिवार के लोगों की मौत हुई है। इस बारे में जैश ए मोहम्मद JEM की ओर से एक बयान जारी किया गया है। फरवरी 2019 में जैश ए मोहम्मद ने ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आत्मघाती बम विस्फोट किया था, जिसमें 40 सैनिकों की मौत हो गई थी। DV लाइव रेडियो के लिए मैं अनुषिता। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने 8 मई को सुबह 11 बजे एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देना है। इधर कांग्रेस कार्य समिति की भी आज नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना को बधाई दी गई। एक रिपोर्ट के साथ हैं आंचल। सर्वदलीय बैठक का एजेंडा विपक्षी नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा करने पर केंद्रित है। बैठक के बारे में सुबह ही केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी। वहीं बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी दी और भारतीय सेना की बहादुरी की जमकर तारीफ की। बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया, साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज दिन में कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की भी बैठक हुई, जिसमें पार्टी ने एक बार फिर आतंक के खिलाफ कार्रवाई में सरकार का पूरी तरह साथ देने की बात दोहराई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आतंक के खिलाफ हर कार्रवाई में हम सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार को हमारा पूरा समर्थन है और इस कार्रवाई को अंजाम देने वाले जाबाज सैनिकों को हम सलाम करते हैं। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोले, वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड कांग्रेस वर्किंग कमेटी। ऑपरेशन सिंदूर पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने सेना को बधाई दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज बताया कि उनकी पार्टी सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेगी और सरकार को कुछ सुझाव भी देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि आतंक के खिलाफ किसी भी लड़ाई में सपा सरकार के साथ है। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। जिस समय जड़ पे हमला होगा, ये जो टहनियां दिखाई दे रही हैं वो अपने आप सब समाप्त हो जाएंगी और सीमा की सुरक्षा के लिए हमेशा सजग रहना पड़ेगा। सजग रहते हुए ही सीमा की सुरक्षा हो सकती है और कोई भी चूक की गुंजाइश नहीं हो सकती। हमारी सीमा की सुरक्षा को लेकर के, भारत की सुरक्षा को लेकर के कोई चूक कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। हमें अपनी सेना पर, हमें अपनी आर्म फोर्सेस पर पूरा भरोसा है। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद से ही देश में जबरदस्त गुस्सा था और सरकार से इस हमले को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हो रही थी। मंगलवार को देर रात सेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर जोरदार मिसाइल हमले किए और उन ठिकानों को तबाह कर दिया। DB लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। और इस बीच देश के कई इलाकों में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का अभ्यास चल रहा है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए थे। देश के अलग अलग हिस्सों में आज मॉक ड्रिल किए जा रहे हैं।
डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। रुक करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। जर्मनी में फ्रेडरिक मर्ज को नया चांसलर चुन लिया गया है। हालांकि मंगलवार को पहले राउंड में वो बहुमत हासिल करने में असफल रहे थे, लेकिन आज दोबारा मतदान के बाद उन्होंने जर्मन संसद यानी बुंडेस्टाग में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। बहुमत के लिए जरूरी 316 के आंकड़े को मर्ज ने आसानी से पार कर लिया और समर्थन में पड़े कुल 325 वोटों के साथ वो जर्मनी के नए चांसलर चुन लिए गए। जर्मनी में चांसलर चुने जाने की इस पूरी प्रक्रिया को समझा रही हैं आराधना। जर्मनी में फ्रेडरिक मर्ज को जर्मन संसद के निचले सदन यानी बुंडेस्टैग में दूसरे राउंड के मतदान में मिली सफलता के कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर ने उन्हें आधिकारिक तौर पर जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर दिया। Wir danken für Ihr Interesse, Herr Bundeskanzler, mit leichter Verspätung, aber umso herzlicher. स्टीनमियर कह रहे थे कि मिस्टर चांसलर, आपको बहुत बहुत बधाई। आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जर्मन संघीय गणराज्य के राष्ट्रपति के तौर पर आपको संघीय कानून के मुताबिक जर्मनी का चांसलर नियुक्त करता हूं। जर्मनी के नवनियुक्त चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने इस नियुक्ति की घोषणा के बाद राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया और औपचारिक रूप से वो जर्मनी के चांसलर बन गए। हालांकि चांसलर के तौर पर उनकी नियुक्ति फरवरी में हुए संघीय चुनाव के बाद से ही तय मानी जा रही थी, लेकिन मंगलवार को बुंडेस्टैग में पहले चरण के मतदान में उन्हें अप्रत्याशित और ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा था। दरअसल जर्मनी में 5 मई की रात ओलाफ शोल्स को चांसलर पद से आधिकारिक तौर पर जब विदाई दी गई, तो साथ में फ्रेडरिक मर्ज को बधाई और शुभकामनाएं देने का सिलसिला भी शुरू हो गया। राजनीति के गलियारों से लेकर मीडिया तक में ये तय माना जा रहा था कि मंगलवार यानी 6 मई की दोपहर तक फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के 10वें चांसलर बन जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि करीब 3 महीने से CDU यानी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के नेता फ्रेडरिक मर्ज को जर्मनी के भावी चांसलर के संबोधन से ही पुकारा जा रहा था। 6 मई को उनके पास ये मौका आया कि उनके संबोधन से भावी शब्द हट जाए और वो पूर्ण और आधिकारिक चांसलर बन जाए। इसी तैयारी के साथ मर्ज सदन में पहुंचे भी, लेकिन पहले दौर की वोटिंग में जरूरी बहुमत से 6 वोट कम पाने के साथ ही उनकी ये इच्छा धरी रह गई। वोटिंग के नतीजों ने सिर्फ मर्ज ही नहीं बल्कि पूरे जर्मनी को चौंका दिया, क्योंकि जिस गठबंधन से वो चुनाव लड़ रहे थे उसके पास जरूरी बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें थी। हालांकि थोड़ी ही देर बाद मर्ज और उनकी सहयोगी पार्टियों ने उसी दिन दूसरे राउंड की वोटिंग कराने की मांग की। इस वोटिंग में CDU यानी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और SDP यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के गठबंधन के चांसलर पद के दावेदार मर्ज को सफलता मिली। बहुमत के लिए 316 के जरूरी आंकड़े को आराम से पार करते हुए इस बार उनके समर्थन में 325 वोट पड़े और उन्हें पूर्ण बहुमत के साथ जर्मनी का नया चांसलर चुना गया। जर्मनी के कानून के मुताबिक पहले चरण में पूर्ण बहुमत साबित न कर पाने पर 14 दिन के अंदर दूसरे चरण की वोटिंग होती है। अगर दूसरे चरण में भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो चुनावी प्रक्रिया तीसरे चरण में दाखिल होती है। लेकिन अगर तीसरे चरण में भी बहुमत ना मिले तो तुरंत नए चुनाव कराने होते हैं। जर्मनी के इतिहास में पहली बार किसी चांसलर को दूसरे चरण के मतदान का सामना करना पड़ा है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल की खबरों के साथ हैं आंचल। IPL 2025 का 56वां मैच गुजरात टाइटंस के खाते में गया और ये टीम मुंबई इंडियंस को हराकर पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर पहुंच गई। मुंबई को मैच में हार मिली, साथ ही टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या को अलग से सजा सुना दी गई। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या और उनकी टीम पर धीमी ओवर गति के लिए भारी जुर्माना लगाया गया। IPL के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ये जुर्माना लगाया गया है। मुंबई इंडियंस ने इस सीजन में दूसरी बार तय समय पर ओवर पूरे नहीं किए, जिसके चलते पांड्या पर 24 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। मुंबई की बाकी टीम और सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों पर 6 लाख रुपए या उनकी मैच फीस के 25% में से जो कम हो जुर्माना लगाया गया है। वैसे सजा सिर्फ मुंबई के खिलाड़ियों को ही नहीं मिली है, बल्कि गुजरात टाइटंस के मुख्य कोच आशीष नेहरा पर भी जुर्माना लगाया गया है। नेहरा के आचरण को खेल भावना के खिलाफ माना गया है और उन पर जुर्माने के साथ डीमेरिट अंक लगाए गए। IPL की तरफ से जो जानकारी दी गई है
उसमें नेहरा की गलती के बारे में विस्तार से तो नहीं बताया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि बार बार बारिश के कारण मैच रुकने के दौरान उन्हें आपा खोते देखा गया। वो मैदानी एम्पायरों से भी बार बार बात कर रहे थे। इसके चलते गुजरात टाइटंस के मुख्य कोच आशीष नेहरा पर मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया है और आईपीएल आचार संहिता के उल्लंघन के कारण एक डिमेरिट अंक भी लगाया गया। उन्होंने लेवल 1 का अपराध किया है, जो खेल भावना के विपरीत आचरण के संबंध में है। उन्होंने सजा स्वीकार कर ली है। इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और सैन्य टकराव को देखते हुए बीसीसीआई की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में वो सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेगी। अगर सरकार का निर्देश होगा तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में होने वाले मुकाबलों को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। टीवी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। खेल की खबरें सुना रही थीं आंचल। और अब आज की खास रिपोर्ट में हमारे साथी अतुल सिन्हा याद कर रहे हैं महान साहित्यकार और संगीतकार रविंद्रनाथ टैगोर को। भारतीय साहित्य, कला और संस्कृति में रविंद्रनाथ टैगोर की जो भूमिका है वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। और खासकर जनगण मन जो हम गाते हैं, और जब कभी नोबेल पुरस्कारों की बात होती है तो हम सब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को ज़रूर याद करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वो शख्सियत रहे जिन्होंने भारतीय साहित्य को एक नई ऊंचाई दी। कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनका अभूतपूर्व योगदान रहा, चाहे पेंटिंग हो या फिर साहित्य की और दूसरी विधाएं या फिर रविंद्र संगीत, तो आप जानते ही होंगे आज भी पूरा बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में एक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से जागरूक परिवार में हुआ था। टैगोर का परिवार बंगाल के पुनर्जागरण काल का केंद्र था, जहां साहित्य, संगीत, दर्शन और समाज सुधार के विचार विकसित हो रहे थे। रविंद्रनाथ को बचपन से ही औपचारिक शिक्षा प्रणाली पसंद नहीं आई। उन्होंने पारंपरिक विद्यालयों से दूरी बनाते हुए स्वाध्याय के माध्यम से ज्ञान अर्जित किया। उन्हें बचपन में ही कविताएं लिखने का शौक पैदा हुआ। 8 साल के थे तो पहली कविता लिखी और जब 16 साल के थे तो भानु सिंह के छद्म नाम से उनकी काव्य रचना प्रकाशित हुई। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं में एक अद्वितीय भावबोध, प्रकृति से लगाव और मानवीय संवेदनाओं की गहराई देखने को मिलती है। उनका सबसे प्रसिद्ध काव्य संग्रह गीतांजलि है, जिसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे एशिया के पहले नोबेल विजेता बने। गीतांजलि में ईश्वर के प्रति भक्ति, जीवन की व्याप्ति, आत्मा की खोज और शांति की चाह स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। उनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं गीतिमाल्य, सोनार तारी, कपाल कुंडला, बालाका आदि। उनकी भाषा भावनाओं से ओतप्रोत होती थी, जो पाठकों को भीतर तक छू जाती थी। टैगोर केवल कवि ही नहीं, एक सफल उपन्यासकार, नाटककार और कहानीकार भी थे। उनके उपन्यासों में समाज के यथार्थ, महिलाओं की स्थिति, आत्मसंघर्ष और प्रेम जैसे विषय प्रमुखता से उभरते हैं। उनके मशहूर उपन्यासों में गोरा, घर बाइरे, चोखेर बाली आदि शामिल हैं। मशहूर कहानियां काबुलीवाला, नास्तिक, समाप्ति और दृष्टा भी भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर है। राजा, डाकघर, चित्रांगदा और मालिनी जैसे नाटक भी उन्होंने लिखे। रविंद्रनाथ टैगोर एक महान संगीतज्ञ भी थे। उन्होंने लगभग 2000 गीतों की रचना की, जो आज रविंद्र संगीत के नाम से जाने जाते हैं। 1918 में उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से अलग सीखने की एक नई प्रक्रिया और नए माहौल को विकसित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर का दर्शन मानवतावाद, आध्यात्मिकता और वैश्विक एकता पर आधारित था। इतने साल बाद भी आज नई पीढ़ी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर एक धरोहर की तरह हैं और उनकी रचनाएं और उनका दर्शन बेशक नई पीढ़ी को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।